तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं दीपशिखा सोनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। नींबू के बाग में समसामयिक प्रबंधन। विभिन्न फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन पर एक जानकारी। नींबू की बागवानी हमारे राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन प्रायः देखने को मिलता है कि किसान भाई इनके बागों की देखरेख वैज्ञानिक तरीकों से नहीं करते हैं, जिससे कि बाग में कम फलन देखने को मिलती है। इनके पौधों में अब फूल आने वाले ही हैं, तो इस अवस्था पर क्या क्या देखरेख करें जिससे आने वाले समय में नींबू बाग से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। इसी संबंध में जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर PN कटियार। आप जानते हैं कि नींबू की प्रजाति में ही एक बुराई होती है। नींबू में समय समय पर वाटर शूट्स निकलते रहते हैं। ये जो वाटर शूट्स होते हैं बड़ी तेज़ी से, बड़े बिगोरस होते हैं, बड़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ते हैं और इसमें या तो फल आते नहीं हैं और यदि फल आते हैं तो वो पुअर क्वालिटी के होते हैं, उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। इसलिए पहला बिंदु हम आपको बता रहे हैं कि इन वाटर शूट्स को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। ये बहुत तेज़ी से पूरे पेड़ की ताकत यही वाटर शूट्स ले लेते हैं। इनकी पहचान है कि गहरे हरे रंग के होते हैं, बहुत तेज़ी से किसी भी पौधे के किसी भी अंग से बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। इनको हमें छांटते रहना चाहिए। इस समय नींबू में आप समझ रहे हैं कि फूल आने का समय हो गया है। फरवरी मार्च में इनमें फूल आते हैं और फूल जो आता है फलदार पेड़ में वो गर्मी के कारण आता है। इसलिए पौधे को हमें गर्म रखना है, इसलिए सिंचाई न की जाए। सिंचाई तब तक न की जाए जब तक पूरा फूल आ जाए और फ्रूट सेट न हो जाए। जिस समय फूल आ जाए, पूरा फ्रूट सेट हो जाए, इसके बाद आप नियमित हल्की सिंचाई पेड़ों को करते रहिएगा। किसान भाइयों, तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जब पौधों को से हमें निरंतर फल प्राप्त करने हैं तो हमें उनको समय समय पे पोषक तत्वों का प्रयोग करते रहना चाहिए। फल सेट होने के बाद कम से कम एक एक पेड़ में 25 किलो 30 किलो, यदि 8-10 साल का पौधा 25-30 किलो सड़ी गोबर की खाद, लगभग 50 ग्राम यूरिया, लगभग 25 ग्राम DAP और लगभग 25-30 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति पौधा उसके जहाँ तक उसकी छाया है वहाँ तक फैला करके हल्की गुड़ाई कर दिया। बहुत हल्की गुड़ाई की जाए, गहरी गुड़ाई कभी ना की जाए। हो सकता है सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी
कमी हो, क्योंकि नींबू प्रजात सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए संवेदनशील होता है। इसलिए जिंक, मैग्नीज, कॉपर, जैसे इनके जिंक सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इनके भी 0.2%, 0.1% के छिड़काव, सभी सारे पोषक तत्वों को मिलाकर 0.2% का छिड़काव, कम से कम 2 छिड़काव कर दी जाए तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आपूर्ति हो जाती है और नींबू का फल अपने नियमित तरीके से बढ़ता चला जाता है, अपने पूरे आकार को प्राप्त कर लेता है। नींबू के फल जब लग जाते हैं और जब बढ़ने लगते हैं, इसमें एक डिजीज लग जाती है जिसको हम कहते हैं कैंकर, फ्रूट कैंकर, सिट्रस कैंकर, है ना। ये फलों पर भी इसके धब्बे पड़ जाते हैं, शाखाओं पर भी पड़ जाते हैं और फल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। चूँकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, चूँकि इसको फैलाने वाला एक बैक्टीरिया होता है, इसलिए इसके बचाव के लिए 0.05 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से स्टेप्टोसाइक्लिन जो बैक्टीरियासाइड है, बैक्टीरिया को मारना है तो बैक्टीरियासाइड का उसी में प्रयोग करेंगे और उसके 2 छिड़काव कर देंगे तो आपका ये नियंत्रित होगा। किसान भाइयों, एक बड़ा महत्वपूर्ण रोग और विशेष रूप से नींबू में देखने को मिलता है उल्टा अंगमारी रोग, जिसको कहते हैं डाईबैक डिजीज़। ये बड़ा प्रभावी है, ऊपर से शाखा सूखना शुरू करती, नीचे की तरफ सूखती चली आ रही है। इसके बचाव के लिए जहाँ तक शाखा सूख गई है उसके आधा इंच नीचे तक काट दें और इस सारे पेड़ों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसको कि हम ब्लाइटॉक्स कहते हैं, 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर दें। यदि आपने ब्लाइटॉक्स का छिड़काव कर दिया तो डाईबैक डिजीज कंट्रोल होगी। फसलों को कीट व रोगों से बचाने के लिए किसान कीटनाशक दवाओं के छिड़काव को अधिक महत्व देते हैं, जिनके छिड़काव से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। अतः किसानों को चाहिए कि वे पौध संरक्षण हेतु समन्वित कीट व रोग प्रबंधन तकनीक को अपनाएं। इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं एक प्रोफेसर डॉक्टर SK खींची। किसान भाइयों, आज जो अपन बात करेंगे वो है समन्वित नासी जीव प्रबंधन, या जिसे अपन IPM या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। समन्वित नासी जीव प्रबंधन का ये है कि जो अपना पर्यावरण है उस पर्यावरण को सुरक्षित रखे। तो इसके प्रमुख घटक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रीष्मकालीन जुताई। अगर अपन खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं तो उसके जो भी ज़मीन में रहने वाले कीट है, जो मृदा में रहने वाले कीट हैं, वो आसानी से उसके जो पार्ट है, चाहे अंडा हो, चाहे लार्वी हो, चाहे उसका प्यूपा हो, जो भी ज़मीन में है, वो गर्मी की जुताई करने से वो सूर्य की रोशनी से नष्ट हो जाते हैं और अगली जो अपन फसल लेते हैं वो सुरक्षित होती है और उसमें किसी तरह का कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है। दूसरी बात आती है तो फसल चक्र। अगर अपन एक ही फसल की बुआई करते हैं किसान भाइयों, तो उसमें क्या होता है कि उन्हीं कीड़ों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। तो अपने को फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र में यह है कि भाई एक दलहनी फसल ले ली हो तो फिर दूसरी धान्य वाली फसलें लेनी चाहिए। इस तरह से अपने को कुल को बदल के उन सब्जियों को या फसलों को काम में लेना चाहिए, जिससे क्या है वो कीट को जो अपनी रुचि के अनुसार भोजन नहीं मिलेगा और वो उनकी संख्याएं आगे तक नहीं बढ़ेगी। उसके बाद में किसान भाइयों, प्रतिरोधी किस्में, कई ऐसी किस्में हैं, चाहे सब्जियों के लिए लीजिए, चाहे आप धान्य वाली फसलों के लीजिए, उसमें कुछ किस्में हैं जिनमें उन कीट और बीमारियों के प्रति उसमें कम से कम प्रकोप होता है और उस आसानी से अपन बचा सकते हैं। एक होता है प्रकाश पास, जिसे अपन लाइट ट्रैप कहते हैं। किसान भाइयों, ये एक बहुत ही सस्ता और पर्यावरणिक अनुकूल, जिसमें किसी तरह का रसायन का भी प्रयोग नहीं होता है और इसको अपनाने से ही कई तरह के कीड़े अपन इसको नियंत्रित कर सकते हैं। एक लालटेन या फिर कोई ऐसा प्रकाश पास जला करके और उसके नीचे एक बाल्टी रख दें या फिर टब में जल भर करके उसमें थोड़ा सा केरोसिन की मात्रा मिला दें। उससे क्या है कि जो भी लाइट की तरफ या जो भी प्रकाश की तरफ आकर्षित होने वाले कीट हैं वो सब आकर्षित होकर के उसके टकराएंगे और उससे क्या है कि वो नीचे जो टब भरा हुआ है केरोसिन से मिश्रित जल में गिर जाएंगे। उससे क्या है कि उनको अपन इकट्ठा करके और एक तरफ दबा सकते हैं और उससे अपन प्रकाश की तरफ आकर्षित वाले कीड़ों का अपन नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये एक बहुत ही अच्छी नियंत्रण की अच्छी विधि है प्रकाश पास। एक और है फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप जो कई तरह की लटें हैं, जैसे कपास की सुंडी या फिर ये एक वो सफ़ेद बरंग, सफ़ेद लट जिसे अपन कहते हैं। उसके अलावा भी कई ऐसे कीट हैं जिनको अपन फेरोमोन ट्रैप से नियंत्रित करते हैं। अब फेरोमोन ट्रैप में क्या होता है कि इसमें अपन जानते हैं कि नर और मादा
कीट होते हैं। तो नर कीट क्या होता है कि वो उसमें एक ऐसी खुशबू या एक ऐसी वो स्मेल होती है। नर कीट ये समझते हैं कि यहाँ पे मादा कीट है, तो वो उस फिरोमोन ट्रैप की तरफ आता है और उस फिरोमोन ट्रैप की जो ट्रैप होता है उसके नीचे एक पॉलीथीन या थैली होती है, तो उससे टकरा करके वो थैली के अंदर इकट्ठा हो जाता है। उनको इकट्ठा करके एक तरफ अपनी ज़मीन में दबा दें या उनको नष्ट कर दें। ये एक बहुत ही अच्छा है जिसमें भी पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होता है। इसमें क्या है कि एक हेक्टेयर में अपने को 5 से 8 तक फिरोमोन ट्रैप ले सकते हैं और इनको 15 दिन के बदलना होता है। फिरोमोन ट्रैप्स के जो ल्यूर आता है, जिसे अपन ल्यूर कहते हैं, उनको बदलना होता है और इनको हमेशा फसल से अपने को करीब 1 फीट ऊपर लगाते हैं ताकि जो इसके नर कीट है वो आसानी से इसकी तरफ आ करके नष्ट हो सके। इसके बाद में किसान भाइयों अपना आता है जैविक NPV की बात करते हैं, तो इसमें 250 एली लेते हैं और उसका छिड़काव करते हैं। तो उससे क्या है कि जो वो लटें होती है, लटें उससे लेपिडोप्टेरा वो मर जाती है और उन्हीं लटों को अपन इकट्ठा करके ग्राइंड करके या पीस करके वापस इस छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, एजाडिरेक्टिन एक नीम का उत्पाद है। ये क्या है कि जो चूसने वाले कीट हैं इनको दूर भगाता है या उसको खाने से रोकता है। तो अगर इसका छिड़काव करते हैं अपन तो भी अपने जो चूसने वाले कीट हैं इनको नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। भाइयों, एक आता है वो BT का छिड़काव। ये वास्तव में बहुत ही अच्छा है जो फली छेदक कीट है इनके लिए। तो 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने को छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद में आता जो एक और इसका घटक है ट्रैप फसलें। उसमें क्या होता है कि किसान भाइयों कीड़ों में भी ये देखा गया है कि वो भी कुछ विशेषतः उसी फसल के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उसी को सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। जैसे टमाटर और भिंडी, ये इनके अंदर वो जो फली छेदक कीट है हेलियोथीस जिसे हम हमारी भाषा में बोलते हैं, जहाँ पे उसका प्रकोप होता है, अगर वहाँ पे अपन गेंदे की फूल वाली वो लगाते हैं तो उस स्थिति में वो क्या है मुख्य फसल को छोड़ करके उस गेंदे की फसल को ही नुकसान करती है और वो अपनी संतति को वहीं पे बढ़ाती है और अपनी फसल जो मुख्य फसल होती है उसको अपन सुरक्षित रख सकते हैं। किसान भाइयों, एक और जो मुख्य चीज़ है इसमें ट्राइकोडर्मा जो फफूंद है, इसको अपन जड़ गलन रोग है, ये क्या करता है कि उसी फफूंद को कम करने की क्षमता होती है। इसमें क्या करना है कि अपने को 100 किलो गोबर हो या वर्मी कंपोस्ट हो तो उसमें मिला करके इसको 8 से 10 दिन तक अपन रखते हैं। तो किसान भाइयों, उसमें रखने के बाद में अपन खेत में काम में ले सकते हैं। पर इसमें जो मुख्य बात ध्यान योग्य बात यह है कि उसमें नमी होना जरूरी है। अगर खेत में नमी है तो जो ट्राइकोडर्मा का परिणाम है वो बहुत अच्छा आता है और जो जड़ गलन है, उकटा है, उन जो बीमारियां होती है फसलों में या सब्जियों में, उनको अपन आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है किसान भाइयों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण के तौर से, जो अपने मित्र कीट हैं, कई मित्र कीट हैं जैसे लेडी बर्ड बीटल या फिर क्राइसोप्रोला, फ्रेगमेंटिस, सरफिड फ्लाई, ये कीट और कुछ परजीवी भी हैं। तो ये ट्राइकोग्रामा, ये कुछ ऐसे कीट हैं जो जैसे चूसने वाले कीट हैं, चाहे चेपा हो, चाहे थ्रिप्स हो, जैसे हरा तेला, इनको खा करके जीवन को पूरा करते हैं। किसान भाइयों, इसमें एक और ध्यान देने योग्य बात यह है, जहाँ पे फसल में 2 हानिकारक कीट हैं और एक अपना परभक्षी कीट है, तो उस स्थिति में अपने को कीटनाशक रसायनों का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। फसल को देख करके, उसमें कीटों की संख्या को देख करके, जो ETL जिसे इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं या आर्थिक स्तर, उसको ध्यान में रखते हुए अपने को रसायनों को काम में लेना चाहिए। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। राख एक सस्ता और सुरक्षित प्रयोग है जो किसी भी वातावरण में उपयोगी है। राख के उपयोग की जानकारी के लिए NTPC के राख उपयोगिता विभाग से संपर्क करें। खबर अलवर की हो या बुलंदशहर की, भिलाई, भागलपुर, सतना, इंदौर या धनबाद में घटी घटना, जोधपुर से लेके जौनपुर, आगरा से लेके आरा की हर हलचल भरपूर। हुजूर, आपका शहर, आपकी खबर, आपकी जुबान। समझे? सही समझे? हाँ, news18.com अब हिंदी में।
राख एक सस्ता और सुरक्षित प्रयोग है जो किसी भी वातावरण में उपयोगी है। राख के उपयोग की जानकारी के लिए एनटीपीसी के राख उपयोगिता विभाग से संपर्क करें। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत ज़मीं पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत। डरना क्या, जब प्यार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के अनेक किसान मेंथा की खेती करने लगे हैं और जिन किसान भाइयों के खेत इस समय खाली हैं तथा वह सीधे मेंथा की खेती सकस को सीधे खेत में लगाकर करना चाहते हैं, उस हेतु उनको कुछ आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, जैसे कि उन्नत किस्म के सकस का चुनाव, भूमि तैयारी एवं उर्वरक प्रबंधन इत्यादि। अतः किसान भाइयों, यदि आप भी मेंथा की सीधे सकस के द्वारा बुआई करना चाहते हैं तो इस हेतु आपको किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, इसके लिए देखिए हमारी यह प्रस्तुति। अभी हमारे क्षेत्र में किसान भाई मेंथा की फसल लगा रहे हैं। तो कुछ किसान भाई मेंथा की क्षेत्र में खेती जो है मिलवा के रूप में, फसली खेती के रूप में गेहूं के साथ, गन्ने के साथ और पॉपुलर के साथ भी सह फसली खेती कर रहे हैं। अभी जो इस समय बसंतकालीन में जो किसान भाई प्योर फॉर्म में मेंथा लगा रहे हैं, 25 फरवरी तक आप लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करें जो बहुत ही ज़्यादा अधिक तेल भी निकले और कम लागत लगे। तो इस संबंध में बताना चाहूँगा कि हमारे पास में करीब 5-6 प्रजातियाँ थी मेंथा की, गोमती, सक्षम। तो अभी जो नई लेटेस्ट प्रजाति आई है वो सिम सरयू 1 है, जिसमें तेल की प्रतिशत मात्रा तो अधिक है ही है, साथ साथ में मेंथोल बहुत ज़्यादा है उसमें। क्या आपका सक्षम बहुत अच्छी प्रजाति है। कोसी भी अगर प्योर फॉर्म मिल जाए तो कोसी भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये इनकी शुद्धता बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सलाह ये है कि अपने खेत के अनुसार चलें। इसके लिए जो है हम कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से भी बहुत किसानों को अच्छी गुणवत्ता युक्त जो है मेंथा की जड़ भी प्रदान करते हैं और साथ साथ में उनको टेक्नोलॉजी देते हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो मेन जो है वो खाद एवं उर्वरक के 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास के साथ साथ 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर जरूर डालें। और ये मात्रा जैसे हमने अभी बताई 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास, इसकी 50% मात्रा कार्बनिक खादों से दें और 50% मात्रा जो है अकार्बनिक खादों से दें, जैसे NPK है, DAP है। तब जो है उत्पादन आपका बढ़ेगा और कीड़े में बीमारियों भी कम लगेंगे। साथ साथ में दूरी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है इसमें, क्योंकि पत्तियों से तेल निकलता है। जनरली 60 से 70 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति दूरी पर्याप्त है। लेकिन जैसे ही अगर आप रोपित मेंथा लगाएंगे गेहूं काटने के बाद में या अभी भी प्योर फॉर्म में मार्च में लगाएंगे तो ये दूरी घट के 45 से 50 सेंटीमीटर रह जाएगी। अब बात करते हैं इसमें कि कितनी जड़ चाहिए, क्योंकि जड़ भी बहुत महंगी मिलती है। तो किसान भाई करीब 100 किलो प्रति एकड़ पर्याप्त है और इसको जड़ को पहले जो है शोधित जरूर कर लें। कार्बन डिंजम्सिन से या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से इसकी जड़ को शोधित कर लें तो हमारा मेंथे में बहुत सारे जो फफूंदी नाशक बीमारियां हैं वो बिल्कुल नहीं लगेंगी। और दूसरा बुआई, जैसे अभी इस समय बुआई करने के बाद में पाटा लगाने के बाद में पेंडामिथिलीन का एक स्प्रे जरूर कर दें। लेकिन ये शुरुआती 30 दिन तक बहुत सारे खरपतवार इस मौसम में जो सीजनल हैं वो आ जाते हैं, उनकी रोकथाम के लिए पेंडामिथिलीन
600-700 लीटर के पानी के हिसाब से आप पूरे खेत में स्प्रे कर दें और स्प्रे करने के बाद में तुरंत आप जो है अपने खेत में पानी भर दें। ध्यान रहे खेत में ज़्यादा आप पैर ना चलाएं, क्योंकि इसकी एक परत बन जाती है, वो परत ना टूट पाए। निराई गुड़ाई करते हैं तो उस निराई गुड़ाई में खरपतवार आप निकल ही जाते हैं, बाद में खरपतवार नाशी की कोई आवश्यकता नहीं है। पानी समय समय पर लगाएं और कोशिश ये करें पानी जो है स्प्रिंकलर सिस्टम से लगाएं। बौछारी से चीज़ है जिससे कम पानी में आपकी मेंथा जो है तैयार हो जाएगा। जब मेंथा करीब 40-45 दिन का हो जाता है मार्च या अप्रैल में, तो उसमें सूंडी की बहुत बड़ी समस्या आती है। तो हम किसानों को सलाह देते हैं कि पहले जैविक से ही उपचार करें। तो उसके लिए जैसे बियोवेर या बेसियाना है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पाए गए हैं। ये उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो साथ साथ ये आपका क्विनाल्फास बहुत ही अच्छी दवा है, इससे सूंडी का ज़रूर नियंत्रण कर लें। इसके बाद में आपका जो कटाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 110 दिन में आपका पहली कटाई हो जानी चाहिए। दूसरा, कटाई से पहले आप जो है 15 दिन पहले पानी लगाना बिल्कुल बंद कर देंगे। आसमान बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और अच्छे टैंक से जो डिस्टिलेशन यूनिट हैं जो अभी एल्युमिनियम के आ रहे हैं उनसे ही निकालेंगे तो तेल की प्रतिशत मात्रा भी बढ़ जाएगी। इन सब बातों का अगर किसान भाई ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से करीब 70 से 75 किलो तेल प्रति एकड़ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं कम लागत में। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सागरपाली बलिया से राजीव मिश्रा ने। आपने सूक्ष्म सिंचाई की रेन गन मशीन के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। रेन गन सिंचाई प्रणाली आमतौर पर यह जो स्प्रिंकलर उपयोग में आते हैं उनका ही एक बड़ा रूप होता है। इस प्रणाली में बड़े बड़े साइज के स्प्रिंकलर नोजल या फव्वारा को काफ़ी ऊंचे स्टैंड पर लगाकर सिंचाई की जाती है। चूँकि ये स्प्रिंकलर बहुत बड़ा होता है इसलिए इसके लिए जो पंपिंग सेट की ज़रूरत होती है वो इतना हो कि उसमें कम से कम 2 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 से ज़्यादा 4 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का प्रेशर उपलब्ध हो। तो इतना प्रेशर आमतौर वाले सेंट्रीफ्यूगल पंप में नहीं मिल पाता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि जो किसान भाई इस तरह की सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करना चाहते हैं उनके पास या फिर तो सबमर्सिबल पंप हो या टरबाइन पंप हो। सामान्य पंपों से इस प्रणाली को प्रयोग में करना संभव नहीं। चूँकि इस सिंचाई प्रणाली से काफ़ी प्रेशर में पानी काफ़ी दूर दूर तक जाता है तो एक नोजल से करीब करीब 1 एकड़ को एक ही बार में सिंचाई की जा सकती है। जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है ईख की फसल में लोग या फिर तो फ्लडिंग करके ही सिंचाई करते हैं या अब आधुनिक सिंचाई प्रणाली के लिए वो ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन सिंचाई प्रणाली ईख में लगाने के लिए करीब करीब 25,000 प्रति एकड़ का खर्च आता है। लेकिन इस रेनगन सिंचाई प्रणाली लगाने से कि जिसकी कीमत करीब 10 से 15,000 रुपये प्रति रेनगन होता है, हम 1 एकड़ में 15,000 रुपये खर्च के साथ ही इसको प्रयोग में ला सकते हैं। एक और फायदा होता है कि हम एक ही प्रणाली को एक खेत से दूसरे खेत में शिफ्ट करके प्रयोग कर सकते हैं। जबकि ड्रिप सिंचाई प्रणाली को आपको अगर 10 एकड़ का खेत है तो 10 एकड़ में पूरे ही में लगाना पड़ेगी, जिसकी लागत करीब 2.5 लाख रुपए आएगी। वहीं हम 15,000 रुपये से भी यह काम चला सकते हैं। अब इस प्रणाली की विशेषताओं पर जाएं अगर तो इसमें काफ़ी खूबियां होती हैं। जैसे चूँकि यह वर्षा के रूप में पानी की सिंचाई करती है तो पूरी फसल की धुलाई हो जाने से इसमें कीट ब्याज बहुत कम पाया गया है। साथ ही साथ करीब 50 से 75% पानी की बचत होती है। इसलिए इसमें हमें बिजली की खपत भी काफ़ी कम पाई गई है। इसके साथ ही
पूरे खेत में एक समान पानी का फैलाव होने से फसल को भी काफ़ी फायदा होता है। पूरे खेत की फसल की बढ़वार एक सी होगी। इस प्रणाली के साथ में हम फर्टिलाइज़र या दवा जैसे कि पेस्टिसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे यह पूरी फसल में एक समान फैलाव करके और कीट व्याधियों से भी बचाती है। आमतौर पर इसमें 2 नोजल होते हैं। एक नोजल होता है जो पानी दूर तक फेंकता है और दूसरा नोजल होता है जो इसके रेन गन के आसपास का पानी सिंचाई करता है। इसके साथ ही इसमें बूंदों की साइज को निर्धारित करने के लिए भी एक जेट ब्रेकर लगा हुआ होता है, जो कि बड़ी वाली नोजल के ठीक नीचे स्क्रू जैसा एक डिवाइस होता है। उसको हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करके ये भी निर्धारित कर सकते हैं कि पानी की बूंदें कितनी बड़ी नीचे गिरें। बागानों या ईख के लिए नहीं है, इसमें अन्य किसी भी तरह की फसल, धान, गेहूं, मक्का, सभी में सिंचाई की जा सकती है। इस प्रणाली के द्वारा हम जितनी मात्रा में पानी चाहें उतना पानी, और जितनी बार चाहें उतनी बार फसल को दे सके और अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मेंटेनेंस की बात होती है, तो मेंटेनेंस इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि हम सामान्य फव्वारा सिंचाई प्रणाली को प्रयोग करते हैं, इस प्रणाली को भी प्रयोग करना है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।